गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को प्योर कैपेसिटर, ऐसा कैपेसिटर जिसमें कि कंडक्टिंग मटेरियल न होने के कारण कोई रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा है, ये मान के चल रहे हैं कि ऐसा कैपेसिटर है जिसमें कि दोनों प्लेट मेटल्स की तो बनी है, कंडक्टर की बनी है, पर इसमें कोई भी रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा है, ये मान के चल रहे हैं। इसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ओवर द एसी, या वी आर अप्लाइंग एसी अल्टरनेटिंग करंट ओवर द कैपेसिटर। कैपेसिटर के ऊपर अल्टरनेटिंग करंट का पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t। ये अप्लाइड पोटेंशियल ऑफ अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल पावर। यहां पे जब हम लोग पोटेंशियल V लगा रहे हैं तो ये देखना है कि करंट हमें किस रूप में मिल रही है, I का क्या वेरिएशन हो रहा है वो हम लोग को देखना है। इंडक्टर के केस में हम लोगों ने देखा था कि जब हम पोटेंशियल V नॉट साइन ओमेगा टी अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में जो करंट मिल रही थी वह 90 डिग्री से पीछे थी। यहां पे हम लोगों को देखना है कि करंट का क्या रोल है। इंडक्टर का भी प्योर केस लिया था और ये कैपेसिटर का भी हम लोग यहाँ पे प्योर केस ले रहे हैं। एक चीज आप लोगों को पता है कि Q इज इक्वल टू होता है CV, Q इज इक्वल टू CV। सो अगर एक स्मॉल चार्ज dq फ्लो कर रहा है थ्रू दिस सर्किट तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं CdV, मतलब dq इज इक्वल टू CdV यहाँ पे लिखा जा सकता है। यहाँ पे अगर डिवाइड कर दें dt से तो dq बाय dt इज इक्वल टू C, जो कि कांस्टेंट है, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी है ये। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं dV बाई dt। हमने पहले कहा था कि इंडक्टर के केस में इंटीग्रेट करके इसको प्रोसीड करेंगे, यहां पे हम लोग डिफरेंशिएट करके आगे प्रोसीड करेंगे। तो dq बाई dt इज इक्वल टू करंट I C V बाई dt। अप्लाइड पोटेंशियल हम लोग के पास है V नॉट साइन ओमेगा t। तो यहाँ पे हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ I की वैल्यू अब मिल रही है C, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो V नॉट बाहर आ गया। आगे की ओर प्रोसीड करेंगे तो डिफरेंशिएट करने पे साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हम लोग को मिल जाएगा कॉस ओमेगा टी, एंड फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हम लोग को मिल जाएगा ओमेगा। इतना डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ रखा है। इस चीज को हम लोग रिटाइप करके लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V नॉट ओमेगा C कॉस ओमेगा टी। इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं I ओमेगा C को चाहे तो 1 अपान ओमेगा C लिख दें, क्योंकि 1 अपान ओमेगा C अगर डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये ओमेगा C न्यूमरेटर में आ सकता है। यहाँ पे कॉस ओमेगा टी को अगर साइन में कन्वर्ट करें तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी। यहाँ पे हम माइनस साइन भी ले सकते थे, पर माइनस साइन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यह वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ मैच करानी है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में ये पता चलता है कि करंट I पोटेंशियल से 90 डिग्री से आगे होती है तब जब प्योर कैपेसिटर सर्किट में लगा होता है। तो इसको आगे प्रोसीड करें, V नॉट 1 अपान ओमेगा C की डायमेंशन करंट के डायमेंशन के बराबर होगी, क्योंकि साइन 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी डायमेंशन लेस है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पूरा का पूरा डायमेंशन लेस है। यहाँ पे साइन 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी डायमेंशन लेस है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है एम्पियर, तो इस टर्म की डायमेंशन हम लोग को मिल जाएगी एम्पियर, मतलब यह एक करंट है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I नॉट साइन 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अप्लाइड पोटेंशियल V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है तो मिलने वाली करंट I इज इक्वल टू I नॉट साइन 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी है। इसका मतलब करंट लीड्स पोटेंशियल बाय अ फेज ऑफ 90 डिग्री। तो हम लोग को जो पेयर ऑफ इक्वेशंस मिल रहे हैं, अप्लाइड पोटेंशियल V पर करंट हम लोग को मिल रही है I इज इक्वल टू I नॉट साइन 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी, या ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। तो ये पेयर ऑफ इक्वेशन है जिससे ये पता चल रहा है कि करंट I लीड्स पोटेंशियल V बाय अ फेज ऑफ 90 डिग्री। फेज ऑफ 90 डिग्री का मतलब है T/4 टाइम्स से करंट I आगे है विद द पोटेंशियल V।
यहां पे हम लोग रीराइट करके लिख सकते हैं v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। मतलब पोटेंशियल 90 डिग्री से पीछे है तो उस केस में करंट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर करंट का ये रूप है तो पोटेंशियल का ये रूप होगा या वाइस वर्सा। इस बात का ध्यान देना है कि प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर के केस में यहाँ पे एंगल का गैप, एंगल का डिफरेंस 90 डिग्री आएगा, जबकि कॉम्बिनेशंस में ये लेस देन 90 डिग्री होगा। अब आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे करंट आई नॉट हम लोग को मिल रही है इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई 1 बाई ओमेगा सी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट 1 बाई ओमेगा सी कहलाता है एक्स सी। एक्स सी मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये एक्स सी हम लोग के पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ सी। यहां पे यह फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ कम हो रहा है। मतलब हाई फ्रीक्वेंसी पर अपोजिशन अप्लाइड बाय द कैपेसिटर इज लेस। रिएक्टेंस क्या था? इट इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट अपोजिशन, जबकि रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था। रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और आने वाले समय में इंपीडेंस, ये तीनों ही अपोजिशन अप्लाई करते हैं ओवर द फ्लोइंग करंट। बट फर्क क्या है? रेजिस्टेंस के केस में रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, रिएक्टेंस प्योर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, जबकि इंपीडेंस आएगा वह फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट पार्ट भी रखता है और फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट पार्ट भी रखता है। मतलब उसमें एक पोर्शन फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है और दूसरा पोर्शन फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है। यहां पे अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एक्स सी, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे एक्स सी अपोजिशन इसका कम होगा, तो हम लोग को ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलेगा। ये दोनों ग्राफ आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे एक बात का ध्यान देना है कि जब पोटेंशियल डिवाइडेड बाय समथिंग हम ले रहे हैं इक्वल टू करंट, मींस दैट समथिंग इज अपोजिशन। V बाई R इज इक्वल टू I था तो R एक अपोजिशन थी। यहां पे V डिवाइडेड बाय समथिंग है तो दिस समथिंग इज अपोजिशन, बट इसी अपोजिशन का नाम है रिएक्टेंस और यह कैपेसिटेंस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, जिसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब यहां पे हम लोग के पास पेयर ऑफ इक्वेशंस मिल गए और अपोजिशन मिल गई। यहां पे आप लोगों के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनेशन में आता है कि शो दैट करंट लीड्स पोटेंशियल बाय फेज ऑफ 90 डिग्री इन द केस ऑफ प्योर कैपेसिटर। एंड दूसरा आता है कि शो दैट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। तो दोनों ही केसेस में ये वर्क आप लोगों को करना होगा। अब हम लोग पावर निकालते हैं। पावर P इज इक्वल टू होता है VI। पावर P इज इक्वल टू है VI। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं V की जगह हम लोग लिख सकते हैं V नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट I हम लोग को मिल जाएगी I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। यहां पे अगर हम रीराइट करें तो P इज इक्वल टू है V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। फॉर कंप्लीट वन साइकिल, एक कंप्लीट वन साइकिल के लिए साइन ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री की वैल्यू आती है 1/2 cos 90 डिग्री एंड cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। cos 90 डिग्री की वैल्यू है 0, तो यहाँ पे 1/2 into 0 is equal to 0। तो बेसिकली यहाँ पे जो एवरेज पावर निकल रही है फॉर कंप्लीट वन साइकिल, फॉर कंप्लीट वन टाइम पीरियड, सो P की वैल्यू आ गई V नॉट I नॉट इंटू 0 इज इक्वल टू 0।
हम यहाँ पे हाफ कॉस 90 डिग्री इसलिए लिख रहे हैं कि जब हम कॉम्बिनेशन लेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री की जगह पे हम लोग के पास फाई आएगा विच विल बी लेस देन 90 डिग्री। तो उस cos फाई की वैल्यू भी होती है जिसको हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर। तो यहाँ पे हम लोग cos 90 डिग्री इसलिए लेके चल रहे हैं ताकि आने वाले समय में जब cos फाई आए तो उससे इसकी मैचिंग हो सके। तो यहाँ पे पावर लॉस 0 है, तो यहाँ पे हम लोग को करंट मिल रही है व्हाट लेस करंट, जैसे हम लोगों को प्योर इंडक्टर के केस में करंट मिली थी वॉटलेस, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी वॉटलेस करंट मिल रही है। इट इज द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशन, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर का कंजम्पशन नहीं हो रहा है पर करंट फ्लो कर रही है। तो वॉटलेस करंट हम लोगों को प्योर इंडक्टर के केस में भी मिली थी और वॉटलेस करंट यहाँ पे प्योर कैपेसिटर के केस में भी मिल रही है। अभी हम लोगों ने प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर का केस देखा जो कि एक आइडियल केस है। अब हम लोगों को कॉम्बिनेशंस देखने हैं अलॉन्ग विद रेजिस्टेंस, जो कि एक रियलिस्टिक केस है, रियल केस होगा जिसमें कि रेजिस्टेंस वर्क करेगा। हाँ, ये बात दूसरी है कि हम लोगों को रेजिस्टेंस को कम करके अपनी एफिशिएंसी को ज्यादा से ज्यादा रखना है। तो उसके लिए हम लोगों को पहले इसको इरेज करना पड़ेगा, तब हम लोग इंडक्टर रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर रेजिस्टेंस सर्किट लेते हैं। अब हम लोग कॉम्बिनेशंस का केस लेते हैं जिसमें कि अल्टरनेटिंग करंट को अप्लाई कर रहे हैं ओवर द इंडक्टर एंड रेजिस्टर, मतलब इसको हम लोग कहेंगे ACLR सर्किट। यहाँ पे अल्टरनेटिंग पोटेंशियल लगा रहे हैं, तो ये L है और ये रेजिस्टेंस R है। यहाँ पे अप्लाइड पोटेंशियल है V V0 sin ओमेगा t। ये एक रियल केस है। अगर हमारे पास एक इंडक्टर होगा तो उस इंडक्टर के साथ एक रेजिस्टेंस जरूर काम करेगा, क्योंकि जो भी इंडक्टर हम बनाएंगे किसी न किसी कंडक्टिंग वायर्स से बनाएंगे। तो बेसिकली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस। अगर सिंगल इंडक्टर भी है, सिंगल कॉइल भी है, तो उसके पास रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों ही होगा। यहां पर ड्यू टू रेजिस्टेंस रेजिस्टिव पोटेंशियल, due to resistance resistive potential VR will be along the direction of current। करंट को हम लोगों ने x एक्सिस पे ले रखा है। यहाँ पे जो भी अप्लाइड पोटेंशियल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। एक पार्ट इंडक्टर पे चला जा रहा है, उस इंडक्टिव पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं V सफिक्स में L से, और एक पोटेंशियल चला जा रहा है रेजिस्टेंस पे जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं VR। Means applied potential will split or divide into two parts. One is VL and another is VR. Due to resistance, resistive potential will be along the direction of current. जो सबसे पहला हम लोगों ने देखा था जब अल्टरनेटिंग पोटेंशियल को अप्लाई किया गया था ओवर द रेजिस्टेंस। And now due to inductance, inductive potential will lead current by a phase of 90 degree। तो यहां पे हम लोगों के पास है VL जो कि करंट I से 90 डिग्री से लीड कर रहा है। अगर करंट I से लीड कर रहा है तो VR से भी वह 90 डिग्री से लीड करेगा, क्योंकि प्योर रेजिस्टेंस के केस में VR अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट था, जबकि प्योर इंडक्टर के केस में VL 90 डिग्री से करंट से लीड कर रहा था। सेकेंड हम लोगों ने देखा था ये 90 डिग्री है। इसका मतलब ये होगा कि जो भी अप्लाइड पोटेंशियल V V0 sin ओमेगा t है वो बीच में कहीं मिल रहा है, V डिवाइड हो जा रहा है VR और VL। V जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो डिवाइड हो जा रहा है VR नीचे एंड VL इधर। तो यहाँ पे हम लोगों को जो एंगल मिल रहा है रिजल्टेंट पोटेंशियल या अप्लाइड पोटेंशियल का फ्रॉम द करंट I, उसको हम लोग ले ले रहे हैं फाई। ये फाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर के केस में 90 डिग्री के बराबर था और cos 90 डिग्री की वैल्यू आई थी 0। यहाँ पे अगर ये VL है तो इसको भी हम लोग VL लिख सकते हैं, ये वाला परपेंडिकुलर, और बेस इसका क्या है VR। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम लगा दे रहे हैं, V स्क्वायर will be equal to VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये चीज इतनी मिली, V
लिख सकते हैं आई एक्स सफिक्स में एल होल स्क्वायर, क्योंकि v इज इक्वल टू होता है आई इंटू अपोजिशन। यहां पे अपोजिशन क्या है, एक्स एल, जो कि हम लोगों ने सेकेंड केस में निकाल रखा है। उसके बाद प्लस वी आर, वी आर की जगह हम लोग लिख सकते हैं आई आर, तो यहाँ पे आई आर का स्क्वायर, v ड्यू टू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आई आर, इज इक्वल टू आई आर होता है, एंड हियर इट इज v L इज इक्वल टू आई अपोजिशन, दैट इज एक्स एल का स्क्वायर। तब हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर एक्स एल स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर आर स्क्वायर। यहां से आई स्क्वायर को कॉमन ले लें तो एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां पे v स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं आई अपोजिशन। अपोजिशन नए तरीके की अपोजिशन है जिसमें एक फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट पार्ट है जो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, जो कि आर है, और दूसरा पार्ट है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट जो कि एक्सएल है। तो यहां पे हम लोग एक नया अपोजिशन मानते हैं जिसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड। दिस जेड इज ड्यू टू इंडक्टेंस एल एंड रेजिस्टेंस आर। तो यहां पे सफिक्स में लिखते हैं एल आर, इसका स्क्वायर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहां पे हम लोग को मिल जाता है आई स्क्वायर जेड एल आर स्क्वायर। यहां से आई स्क्वायर अभी थोड़ी देर में कैंसिल हो जाएगा। इस जेड को हम लोग कहते हैं इंपीडेंस, जेड का नाम है इंपीडेंस। यहाँ आई स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो जेड एल आर की वैल्यू मिली अंडर रूट एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं जेड एल आर इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस इज नोन एज इंपीडेंस। इंपीडेंस ड्यू टू इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, तो ये इंडक्टिव रेजिस्टेंस का टोटल अपोजिशन कहलाता है। इसका एक पोर्शन फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है और दूसरा पोर्शन फ्रीक्वेंसी के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है। तो इंपीडेंस क्या है, इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड इन अल्टरनेटिंग सर्किट, या किसी भी एसी सर्किट में ऐसा अपोजिशन है जिसमें एक पार्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है और दूसरा पार्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसकी भी यूनिट क्या है, ओम। जितने भी अपोजिशंस हैं उन सबकी यूनिट ओम ही है। अब यहां पे एक चीज और क्लियर हो रही है इस केस में कि पोटेंशियल जो कि अप्लाइड है वो करंट आई से फाई एंगल से लीड कर रहा है। पोटेंशियल भी लीड्स करंट बाय एंगल ऑफ फाई और फेज ऑफ फाई। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं करंट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। क्यों, क्योंकि अप्लाइड पोटेंशियल है हम लोग के पास V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां पे पता चल रहा है कि करंट आई फाई एंगल से पीछे है। तो एक पेयर ऑफ इक्वेशन हम लोगों को ये मिल गया। दूसरा पेयर ऑफ इक्वेशन जो हम लोग ले सकते हैं V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। प्लस फाई मतलब पोटेंशियल फाई एंगल से आगे है। किससे आगे है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब करंट से पोटेंशियल फाई एंगल से आगे है। तो या तो ये पेयर ऑफ इक्वेशन ले सकते हैं या ये पेयर ऑफ इक्वेशन ले सकते हैं, दोनों ही अपने जगह पे इंपॉर्टेंट है। और यहां पे इस डायग्राम का नाम है फेजर डायग्राम। इस डायग्राम का नाम क्या है, फेजर, PHASOR, फेजर डायग्राम। इस बात का ध्यान दीजिएगा, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर के केस में 90 डिग्री आया था, जबकि यहां पे एंगल फाई आ रहा है। जनरली फेजर डायग्राम LCR, जब अल्टरनेटिंग करंट के साथ रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टर तीनों लगा रहता है तो वह फेजर डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर ये भी कभी कभी पूछा गया है। तो यहां पे हम लोग के पास टोटल अपोजिशन मिल गई जिसका नाम है इंपीडेंस। अब यहां पे इलेक्ट्रिकल पावर निकालते हैं। P इज इक्वल टू है VI, V अप्लाइड है V नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट जो हम लोगों को मिल रही है वो मिल रही है I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ओमेगा टी माइनस फाइव।
अगर इसको हम लोग थोड़ा रीराइट करें तो P इज इक्वल टू है V नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव फॉर कंप्लीट 1 सेकेंड। अब यहां पे इंटीग्रेशन का रोल आ रहा है फॉर कंप्लीट 1 सेकेंड। एक साइकिल के लिए साइन ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी माइनस फाइव की एवरेज वैल्यू फॉर कंप्लीट 1 साइकिल पर इसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग के पास आती है 1/2 cos फाइव। या आप डायरेक्ट कर सकते हैं, वैसे इंटीग्रेट करके अगर आप अपने लिए निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, बहुत टफ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है। अब इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो V एवरेज फॉर कंप्लीट 1 साइकिल हम लोग के पास आ रहा है V नॉट आई नॉट, इस पूरे की पूरी वैल्यू आई 1/2 cos फाइव, 1/2 cos फाइव। इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं V नॉट बाई √2, क्योंकि 2 को हम लोग 2 बार अंडर रूट करके लिख सकते हैं, तो V नॉट बाई √2 एंड हियर I नॉट बाई √2 हम लोग को मिल जाएगा 2। तो यहां पे √2 क्यों कर रहे हैं कि V नॉट बाई √2 इज इक्वल टू V RMS एंड I नॉट बाई √2 इज इक्वल टू I RMS। तो यहां पे जो एवरेज हम लोगों को मिल रहा है V एवरेज फॉर कंप्लीट 1 साइकिल, दैट इज V RMS I RMS सफिक्स में cos फाइव, नया टर्म आ रहा है cos फाइव। P एवरेज यहां पे V RMS I RMS इज इक्वल टू P RMS cos फाइव। This cos phi is known as power factor। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जितने भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, फैन, इन्वर्टर, हीटर, गीजर, फ्रिज, इन सब का पावर फैक्टर उसके ऊपर लिखा रहता है या cos phi लिखा रहता है, पर हम लोग इन सब चीजों से अवेयर नहीं है। cos phi ये बताता है कि कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, तो cos phi का एनर्जी लॉस के साथ बहुत बड़ा रिलेशन है। और जो स्टारिंग होती है 1 स्टार टीवी, 4 स्टार एसी, 3 स्टार गीजर, वह भी पावर फैक्टर के साथ एसोसिएटेड है। इसको और एलॉबरेट करते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा P एवरेज डिवाइडेड बाय P RMS इज इक्वल टू cos phi। तो cos phi पावर फैक्टर की डेफिनेशन हम लोग यहां से बना सकते हैं। इट इज रेशियो ऑफ ट्रू पावर जो एक्चुअल पावर डिसिपेट हो रहा है टू द RMS पावर या एपरेंट पावर। तो ट्रू पावर एंड एपरेंट पावर के रेशियो को हम लोग पावर फैक्टर के नाम से जानते हैं। ये पावर फैक्टर है। अब यहां से पावर फैक्टर निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो पावर फैक्टर निकालने के लिए हम लोग इस फेजर डायग्राम का यूज करते हैं। इस फेजर डायग्राम से अगर cos phi निकालते हैं तो cos phi की वैल्यू हम लोगों को यहां पे मिल जाएगी बेस दैट इज VR एंड हाइपोटेन्यूज विच इज V। तो cos phi की वैल्यू यहां से मिल रही है VR बाई V। VR को हम लोग लिख सकते हैं IR, या क्या लिख सकते हैं IR, और V की जगह लिख सकते हैं I टोटल अपोजिशन दैट इज ZLR। ZLR की वैल्यू हम लोगों ने यहां से निकाल रखी है। IR कैंसिल हो जाएगा तो cos phi की वैल्यू आ जाएगी R डिवाइडेड बाई ZLR। R डिवाइडेड बाई ZLR को हम लोग लिख सकते हैं R डिवाइडेड बाई अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, या cos phi की वैल्यू हम लोगों को मिल जा रही है R डिवाइडेड बाई ओमेगा L का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहां पे प्योर इंडक्टिव केस में R की वैल्यू 0 थी, तो ये R 0 रखने पे पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया। cos phi 0 होने का मतलब है phi की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। तो वो एक आइडियल केस था और एक रियलिस्टिक केस है। हमें cos phi की वैल्यू को कम से कम रखना है, तो cos phi की वैल्यू को कम से कम रखने के लिए R की
मैनेज करेंगे, आर की वैल्यू को कम से कम रखेंगे। आर की वैल्यू कम से कम रखने के लिए हम लोग थिक वायर्स लेंगे, तो थिक वायर का थोड़ा सा हमें फायदा मिलेगा, थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होता है। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, फेजर डायग्राम से हम लोग चाहे तो इंपीडेंस ट्रायंगल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी से हम लोग इंपीडेंस ट्रायंगल निकाल लें, जहां पे VL है वहां पे हम लोग लिख सकते हैं, जहां पे VL है वहां पे लिख सकते हैं IXL, और जहां पे टोटल पोटेंशियल है ये जो कि फाई एंगल से आगे है करंट IC, उसको लिख सकते हैं हम लोग IZLR, जो टोटल पोटेंशियल है V इज इक्वल टू व्हाट, IZLR, V इज इक्वल टू I टोटल पोजीशन, एंड यहां बेस पे हम लोग ले सकते हैं I इंटू R, इसको इधर ज्वाइन कर लें। तो यहां I सब में कॉमन है, I को कैंसिल कर दे तो हम लोगों को जो ट्रायंगल मिल रहा है वह कुछ इस तरीके का मिल रहा है, जिसमें कि ये वाला पोर्शन है XL और इसकी बेस वाला पोर्शन है R और ये पोर्शन है ZLR। मतलब I कॉमन है तो VL की जगह पे हम XL लिख सकते हैं, V की जगह पे ZLR लिख सकते हैं और VR की जगह पे R लिख सकते हैं। तो ये जो ट्रायंगल मिल रहा है, दिस ट्रायंगल इज नोन एज इंपीडेंस ट्रायंगल। तो कभी कभी इंपीडेंस ट्रायंगल में पूछा जाता है, तो ये आप लोगों को लिखना होगा। ये रियल केस है, मतलब अभी तक हम लोगों ने 3 आइडियल केस पढ़े, प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस, प्योर कैपेसिटेंस। अब हम लोग 4 रियल केस देखेंगे, जिसमें एक हो गया ये LR सर्किट का, फिर CR सर्किट और फिर LCR सर्किट, और उसके बाद LC ऑक्सीलेशंस जब हम R को मैनेज कर रहे हैं, या यूं कह सकते हैं कि LCR सर्किट से हम लोग को LC ऑक्सीलेशंस भी मिलेंगे। ओके, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग CR सर्किट और LCR सर्किट के साथ LC ऑक्सीलेशंस भी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।